हम लोग बात करने वाले फेडरलिज्म पर। कहां से? ये आपका अनुच्छेद 245, यहां से बात शुरू होनी है। तो सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म किसी भी संविधान में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की कल्पना यह करता है। एक संघीय शासन व्यवस्था और एक रीजनल शासन व्यवस्था। और हमने कल भी आपसे कहा था कि क्या होता है, आपका 3 आयाम है किसी भी चीज के। ऐसे फेडरलिज्म आप देखेंगे तो यहां केंद्र आपको दिखाई देगा, आपको राज्य दिखाई देगा, लेकिन स्वयं फेडरलिज्म कहीं नहीं दिखाई देगा। फेडरलिज्म अदृश्य है। और यही हमने कहा था कि किसी भी बात की व्याख्या 3 स्तरों पर संभव है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो तीनों आयामों को देखे। आप केंद्र देख रहे हैं, आप राज्य देख रहे हैं, लेकिन फेडरलिज्म हमेशा अदृश्य रहेगा। फेडरलिज्म कहीं दिखाई नहीं देगा। लेकिन फेडरलिज्म स्थापित हुआ है भारत की शासन व्यवस्था में। और फेडरलिज्म स्थापित करने का कारण क्या है कि जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारी विकास संबंधी आवश्यकताएं थी, और विकास और सुव्यवस्था ये सुपरविजन इसी में संभव है। तो संपूर्ण देश का सुपरविजन ठीक ढंग से हो सके और संपूर्ण देश के विकास के लिए एक समान योजना और जो जिस लायक है उसे उस लायक साधनों की आपूर्ति, ये कर पाना इतने बड़े देश में एक साथ संभव नहीं था। इसलिए हमने फेडरलिज्म यानी संघात्मक संविधान की व्यवस्था ये जानबूझकर अडॉप्ट की। ऐसा नहीं हुआ कि कोई सिक्का उछाला गया हो कि फेडरलिज्म और आपका एकात्मक संविधान, इन दो में से हमें एक चुन लेना है, और सिक्के के गिरने के आधार पर फैसला हो गया हो कि हम फेडरलिज्म अपनाएंगे और या फिर संघात्मक संविधान की बजाय हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इसको अपनाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। हमने अपनी जरूरत को ध्यान में रखा और अपनी जरूरत के मुताबिक जो कुछ उचित था उसको हमने स्वीकार किया है। फेडरलिज्म हमें उचित लगा है क्योंकि उसमें द्विस्तरीय शासन व्यवस्था ये स्थापित होती है। एक केंद्र की शासन व्यवस्था है और एक क्षेत्रीय शासन व्यवस्था है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है यानी जहां यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां राज्य नहीं हो सकते। वहां भी राज्य होते हैं, क्योंकि अगर आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं जाता है तो फिर आपको बाद में अध्ययन में कठिनाइयां ये आती हैं। है क्या? इंग्लैंड, उसे आप देखते हैं, आपको बताया जाता वहां यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, और आप वहां देखते हैं वहां भी राज्य हैं। तो ये जो बात बताई जा रही है कि सब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य होते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट आप खुद ग्रहण कर लेते हैं, और खुद ग्रहण ना करें तो जो शिक्षक बैठा है वो बताना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भी चीजों को देखता नहीं। सुविधा उसे भी इसी में है कि वो ये मान ले कि चीजों के दो ही पक्ष होते हैं, और पढ़ना ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो शिक्षक वो भी अध्ययन से अपना सतत संपर्क बनाए रखेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। और वो आपको क्या बताता है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है
इसमें केंद्र और राज्य हैं, और इसके जस्ट रिवर्स वो कल्पना कर लेता है, और वो कल्पना आपके सामने रख देता है कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां केंद्र और राज्य नहीं होते। और जब आप जहां यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगापुर, श्रीलंका, इंग्लैंड, इन देशों को जैसे ही आप देखते हो और इनकी शासन व्यवस्था देखते हो तो आपको दिखाई देता है वहां यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो यही कह रहा है, और इसके बाद भी वहां राज्यों की व्यवस्था है। अब आपके मन में एक अंतर्द्वंद ये पैदा होना शुरू होता है, और उस अंतर्द्वंद का कोई समाधान आप परंपरागत शिक्षकों के पास नहीं पाते, और इसलिए परंपरागत शिक्षा से ही आपकी, ठीक है, जो इच्छा है ये खत्म हो जाती है, और आपका विश्वास किताबों से हटने लगता है, और आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि किताबों में जो लिखा है वैसा है नहीं प्रैक्टिकली, और आप इस सिद्धांत के समर्थक बन जाते हैं कि कानून में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो लिखा है वो तो होता ही नहीं, और आपने ना आपके शिक्षकों ने ये जहमत उठाई है कि चीजों के आधारों को तलाशा जाए। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी केंद्र और राज्य की व्यवस्था हो भी सकती है और है भी, और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां भी केंद्र और राज्य की व्यवस्था हो भी सकती है और है भी। तो दोनों में फर्क कहां है? फर्क है बंटवारे में। जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां बंटवारा केंद्र कर रहा है। केंद्र यह बताएगा कि अब पूरा देश अमुक राज्यों में बटा होगा, पूरे देश में जो अमुक राज्य होंगे उनकी जो सीमा है वो इतने इतने क्षेत्र से मिलकर बनेगी। केंद्र तय करेगा कि वे विषय जिन पर राज्य लेजिस्लेशन करेगा, विधान करेगा, वे विषय जिन पर राज्य अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, वे अमुक अमुक होंगे। ये सब कौन तय करेगा? केंद्र। यानी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे देश में सिर्फ केंद्र है, राज्य तो कहने भर को है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। आखिर आप स्वतंत्रता मांगी क्यों रहे थे? जब अंग्रेज थे तो क्या इस देश में सड़क नहीं थी? तो क्या इस देश में रेल नहीं थी? तो क्या इस देश में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं थे? क्या ऐसी चीज थी जो नहीं थी? जो नहीं थी व्यक्ति की गरिमा, जो नहीं थी वो थी अपने मन मुताबिक जीने का ढंग, और मन मुताबिक जीने के ढंग में उद्दंडता शामिल नहीं है, क्योंकि ढंग विधायक शब्द है और उद्दंडता नकार है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ, ये तो विज्ञान की भाषा में नहीं रहते। विज्ञान भी ये कहता है कि पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ नहीं रह सकते। तो ये तो मानव व्यवहार की भाषा और विषय है। यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ कैसे आएंगे? तो जीने के ढंग की जब हमने बात की है तो वहां उद्दंडता ये शामिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ढंग और उद्दंडता ये एक दूसरे के विरोधी हैं। उद्दंडता ढंग को नहीं रहने देगी और ढंग उद्दंडता को नहीं रहने देगा। तो जो जीवन जीने का ढंग है वो हमारे हाथों में नहीं था। उसके निर्धारक कौन थे? अंग्रेज।
और इसलिए स्वतंत्रता का संपूर्ण संघर्ष यह हुआ। अदरवाइज जो कुछ आप व्यवस्था के नाते देखते हो दुनिया में, ठीक है, या भारत में, वो सब कुछ तो अंग्रेजी शासन में ही मौजूद था। इसलिए प्रश्न रोटी ये कभी महत्व का नहीं है। रोटी महत्वपूर्ण है ही नहीं है। अस्तित्व तो महत्वपूर्ण है, एग्जिस्टेंस महत्वपूर्ण है, गरिमा महत्वपूर्ण है। और जो लोग जैसे कहा करते हैं ना, नौकरी, इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, वे नौकर ही हैं। और नौकर मानसिकता से ही ग्रसित हैं। नौकरी के लिए सब कुछ दांव पर नहीं हो सकता। अगर नौकरी, यानी नौकरी से क्या हासिल करना चाहते हो? जीवन जीने लायक सुविधाएं, यही तो हासिल करना चाहते हो। अगर यही महत्व की बात थी तो स्वतंत्रता का संघर्ष बेमानी हो जाता है, क्योंकि जीवन जीने लायक सुविधाओं में अंग्रेजों ने कोई कटौती नहीं की थी। आप भी आईसीएस हो सकते थे, और ठीक है, शुरुआत में नहीं भी हो सकते थे, लेकिन धीमे धीमे वो ये कंसेशन देने को राजी हो गए थे कि आप भी उन्हीं के समान सेवाओं को धारण कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपको नहीं देना चाहते थे वो क्या था? निर्णय की क्षमता। और इसी के लिए हमने सारा संघर्ष किया है। तो जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां निर्णय की क्षमता किसके पास है? केंद्र के पास। ऐसा नहीं है वहां राज्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां राज्यों के पास कोई हक नहीं है, सब कुछ है। लेकिन जो कुछ नहीं है वो क्या है? निर्णय की क्षमता। केंद्र जो कहेगा वो राज्य करेंगे, और केंद्र को राज्यों को किसी भी चीज से वंचित कर देने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। वो जब चाहें तब राज्य होंगे और जब चाहें तब नहीं होंगे। ठीक है, जितने विस्तार में वो एक राज्य को चाहे, राज्य का विस्तार उतना ही होगा। वो राज्यों के बीच प्रशासनिक अधिकारों के आधार पर, विधायी क्षमताओं के आधार पर कोई भेदभाव ये करना चाहे तो वो भी कर सकेंगे। जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यहां ऐसा नहीं है। यहां संविधान की सर्वोच्चता है। स्वयं केंद्र संविधान से निर्मित होगा और स्वयं राज्य भी उसी संविधान से निर्मित होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और इस डिफरेंस को आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। और देखिए, हर चीज जानते आप ही हैं, ठीक है, आपको ही जानना है। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आप जानेंगे। और जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कितना भी किताबों में लिखा रहे और कितना भी बताया जाए, आप सुनेंगे लेकिन जानेंगे नहीं। जानने की प्रक्रिया अनुभव की प्रक्रिया है। अगर सुनने से, पढ़ने से कुछ भी जाना जा सकता तो फिर मशीन मैन ने सबसे पहले किताब पढ़ी होती है। दुनिया में पहला आदमी होता है जो किताब को पढ़ता है। मशीन मैन ही तो पढ़ेगा, कंपोजिटर ही तो पढ़ेगा। लेखक के बाद सबसे पहला आदमी कंपोजिटर है जो उसे पढ़ेगा, लेकिन वो कुछ नहीं जानेगा। जानने की प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया है। आप जरा अनुभव करें। जब भी कोई सिद्धांत आपको बताया जाता है तो दिमाग में, जैसे कॉमिक्स में दिखाते हैं, बत्ती जल गई है, ऐसे एक बत्ती सी जल जाती है, एक क्लिक होता है और उसके बाद संपूर्ण सिद्धांत ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हो सकते हैं कि हम आप ही जैसे हैं, और जब हमें आया तो आपको भी आएगा। ये विश्वास हम स्वयं का उदाहरण सामने रखकर आपके मन में
पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा मेरी कोई भूमिका नहीं है। किसी भी टीचर की अन्य कोई भूमिका नहीं है। वो सिर्फ एक विश्वास आपके मन में पैदा कर सकता, और यही आध्यात्मिक गुरु की भूमिका है। ठीक है, जो गुरु है वो आपके मन में ये विश्वास पैदा करता है कि अगर हम उपलब्ध हो गए उपलब्धि को, तो तुम भी उपलब्ध हो जाओगे उपलब्धि को, क्योंकि बेसिकली हम दोनों में कोई अंतर नहीं। आपको एक सहारा चाहिए, आपके मन को एक विश्वास चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो हो भी जाएगा। ऐसा तो नहीं सारा प्रयास व्यर्थ हो जाए। इस विश्वास को बनाने का काम टीचर और गुरु का है। इसके अलावा न टीचर की कोई भूमिका है, न गुरु की कोई भूमिका है। करना सब कुछ आप ही को है और आप ही करेंगे। हमारा तो काम सिर्फ इतना है कि आपको समय समय पर सहारा देते रहें कि हो जाएगा, धैर्य रखो। इतना ही काम हमारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सारा बंटवारा स्वयं उसी संविधान के द्वारा है, जिस संविधान से केंद्र निर्मित होगा और जिस संविधान से राज्य निर्मित होगा। केंद्र की इच्छा पर कुछ नहीं है। स्वयं केंद्र का अस्तित्व जिस संविधान पर है, स्वयं राज्य का अस्तित्व भी उसी संविधान पर है। इट इज द बेसिक डिफरेंस। वहां सब कुछ केंद्र की इच्छा पर है, यहां कुछ भी केंद्र की इच्छा पर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सर्वोच्च, ठीक है, उसकी सर्वोच्चता को कोई चुनौती न राज्य दे सकते हैं और न केंद्र दे सकते हैं। और दोनों के बीच जो बंटवारा है शक्तियों का, वो स्वयं संविधान कर रहा है। और स्वयं संविधान ये तय कर रहा है कि दोनों को अपनी प्रशासनिक शक्तियों के और अपने विधायी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए जो क्षेत्र दिया गया है, उसका अतिक्रमण अगर किसी भी ओर से किया जाएगा तो न्याय निर्णयन, अर्थात यह बताने का काम कि क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है, यह बताने का काम कौन करेगा? स्वयं संविधान करेगा। अब संविधान ये तो अमूर्त चीज हुई, तो संविधान का कोई माउथ पीस चाहिए, तो स्वयं संविधान अपने माउथ पीस को निर्धारित करेगा और वो कहेगा कि न्यायालय ये तय करेगा कि दोनों के लिए जो असाइन फील्ड है, दोनों को अपनी प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए जो क्षेत्र मिला है, उसका अतिक्रमण तो किसी पक्ष के द्वारा नहीं किया गया, और यदि किया गया है तो चूंकि उस क्षेत्र में दूसरे को शक्ति का प्रयोग करना था, इसलिए आपके द्वारा जो शक्ति प्रयोग अतिक्रमण करके किया गया है, इसे शून्य घोषित किया जाता है। यह काम कौन करेगा? स्वयं संविधान। तो चूंकि संविधान ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बंटवारा करता है, इसलिए जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये एकात्मक शासन व्यवस्था से भिन्न हो जाती है। भिन्नता सदैव गुणों के आधार पर है, भिन्नता प्रारूप में नहीं है, भिन्नता तो गुणों में है। अगर भिन्नता प्रारूप में हो तो दही और चूने का प्रारूप एक ही है, लेकिन गुण भिन्न है, गुणधर्म भिन्न है। इसलिए दही और चूना अलग अलग बात है। तो गुण और धर्म ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में एक जैसे हो सकते हैं, प्रारूप एक जैसा हो सकता है, वहां भी केंद्र और राज्य हो, यहां भी केंद्र और राज्य हो, लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल अलग हैं। जब तक दोनों अलग अलग क्यों हैं इस पर आप नहीं बात करेंगे, तब तक भटकाव होता रहेगा। और आप जैसे शिक्षक कहते हैं ना कि स्टूडेंट उनका सम्मान नहीं करता, इसलिए नहीं कि स्टूडेंट में सम्मान करने की वृत्ति नहीं है। हमें ये बताओ, अगर स्टूडेंट में सम्मान करने की वृत्ति नहीं है तो वो माँ बाप पर कैसे करता है?
ये जिनका करता है उनका क्यों करता है? फिर तो सम्मान की वृत्ति ही नहीं है। और जो सम्मान की वृत्ति ही नहीं, अगर बिजली नहीं है तो पंखा भी नहीं चलेगा, लैपटॉप भी नहीं चलेगा। और अगर लैपटॉप चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा, तो खराबी बिजली में नहीं है, पंखे में है। वो स्टूडेंट जो सबका सम्मान कर रहा है, सिर्फ शिक्षक का नहीं कर रहा, क्यों? इसका मतलब ये गलत बात है कि उसमें सम्मान की वृत्ति नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि शिक्षक में सम्मान की पात्रता और योग्यता नहीं है। सही बात यह है, ठीक है। और इसे कहने में शिक्षकों को बड़ी समस्या है। और पात्रता और योग्यता ये कभी अज्ञान से नहीं जाती है, घमंड से जाती है। जब आप स्टूडेंट के समक्ष ये प्रदर्शित करते हो कि आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, और आपने जो बताया वो कालांतर में गलत सिद्ध होता है, तो आपकी अल्पज्ञता और उस क्षण का अहंकार ये मिलकर स्टूडेंट के मन में एक घृणा का भाव आपके लिए पैदा करते हैं। और इससे बेहतर अगर आप ये कह दें कि आज पता नहीं है, मेरा अनुभव इस क्षेत्र में नहीं है, हमने इस क्षेत्र को जाना नहीं है, हमें नहीं मालूम, तो आपके प्रति कभी भी किसी भी स्टूडेंट के मन में घृणा का भाव नहीं होगा। लोग पीएचडी हो जाते हैं, बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं, और प्राइमरी स्कूल का टीचर जिसने उसे छोटा बड़ा सिखाया है, उसके सामने वे नतमस्तक होते हैं। क्यों? उसने दावा नहीं किया था उन सिद्धांतों को जानने का। लेकिन पीजी और रिसर्च में जो उन्होंने जिसने उन्हें पढ़ाया होता है, उसकी वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको स्टूडेंट को बताना चाहिए कि सर्वज्ञ हम नहीं हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बीच अंतर कहां है, तो आप कह दीजिए कि हमें अंतरक नहीं मालूम है। आप जब उसे गलत बताते हैं कि वहां केंद्र और राज्य होते हैं और वहां केंद्र और राज्य नहीं होते, फिर जब वो देखता है तब, क्योंकि इंग्लैंड दुनिया ग्लोबल विलेज है, इंग्लैंड जाना या श्रीलंका जाना या सिंगापुर जाना कठिन नहीं है। और जब वो वहां जाता है और व्यवस्था उलट देखता है, और आप ही ने उसे बताया है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र और राज्य नहीं होते, तब वो आपके प्रति घृणा से भर उठता है, और वो फिर आपने जो उसे सही भी बताया है उसके प्रति भी संदेह करने लगता है। अज्ञान, इससे किसी के मन में कोई घृणा नहीं होती है, अहंकारी के प्रति घृणा होती है। अब ये अलग बात है कि अहंकार को आप पहचान ही ना पाओ, वो दूसरी बात है। तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें स्वयं बंटवारा संविधान के द्वारा है, बस फर्क यही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बंटवारा कर रहा है, इसलिए जब तक संविधान संशोधित न हो जाए तब तक ना तो केंद्र और ना राज्य स्वयं को असाइन फील्ड का अतिक्रमण कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। स्वयं संविधान को संशोधित करना होगा, और स्वयं को संविधान को संशोधित करने का हक अगर एक्सक्लूसिवली केंद्र के पास पहुंच जाए तो बात फिर यूनिटरी हो गई, बात तो फिर यूनिटरी हो गई। इसलिए एक्सक्लूसिवली संविधान के संशोधन का हक और राज्यों के हक और हकूक, इसे कम कर देने का हक केंद्र के पास भी नहीं होता। आप देखेंगे जब हम लोग संविधान के संशोधन पर पहुंचेंगे तो संविधान का संशोधन दो तरह देखेंगे मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहला कैटेगराइजेशन जो होगा वो ये होगा कि फॉर्मल अमेंडमेंट एंड इनफॉर्मल अमेंडमेंट। एक औपचारिक संशोधन होगा और एक अनौपचारिक संशोधन होगा। औपचारिक संशोधन में क्या, संविधान के शब्दों में बदलाव उस प्रक्रिया से किया जाएगा जो स्वयं संविधान में दी गई। और अनौपचारिक संशोधन में हम क्या करेंगे,
कि जो संविधान के शब्द हैं उनका अर्थान्वयन, उनका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से करेंगे कि पूर्व में उन शब्दों का जो अर्थ समझा जाता रहा, कालांतर में वो अर्थ नहीं समझा जाएगा। ऐसा लगेगा मानो शब्द परिवर्तित स्वरूप में संविधान में रख दिया गया। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण अनुच्छेद 21 है कि जब से बना संविधान शब्द यही है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ठीक है, या यूं कहे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जा सकता। लेकिन विधि प्रक्रिया, विधि की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इन शब्दों का जो अर्थान्वयन 1951 में A.K. गोपालन में हुआ और 1978 मेनका गांधी में हुआ, वो इतना अलग है कि ऐसा लगता है मानो संविधान का संशोधन हो गया। ये अनफॉर्मल मेथड है। और फॉर्मल मेथड वो तो आप जानते ही हैं, रोज होता है संविधान का संशोधन। लेकिन जब फॉर्मल मेथड से हम संशोधन करेंगे संविधान का, फिर भी देखेंगे कि वो बताएंगे कि संविधान के कुछ भाग हैं जिनमें संशोधन यदि आपको करना है तो बहुत सामान्य तरीका चाहिए। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है तो सामान्य बहुमत, जैसे लेजिस्लेशन की प्रक्रिया है वैसे ही संशोधन किया जा सकेगा। लेकिन राज्य का निर्माण वैसे नहीं किया जा सकेगा। राज्य के निर्माण की प्रक्रिया तो अनुच्छेद 3 और 4 में दी गई है। संबंधित विधानसभा प्रस्ताव भेजे आदि आदि। लेकिन संशोधन, जो परिणामिक संशोधन है, वो सामान्य बहुमत से किया जा सकेगा। उसके बाद विशेष बहुमत, जो संविधान के सामान्य उपबंध हैं उनमें संशोधन, ठीक है, दोनों सदनों का बहुमत, फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, ये सारी चीजें देखी हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर कोई ऐसा संशोधन करना है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन करे, या संविधान का जो संघात्मक चरित्र है उसको सुनिश्चित करने वाले प्रावधान हैं, उनमें अब देखेंगे, ये भी देखेंगे कि संघात्मक चरित्र को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं, देखेंगे उनको। लेकिन वो कहता है कि अगर ऐसे प्रावधान में संशोधन करना है जो संविधान के संघात्मक चरित्र को परिवर्तित करें, तो फिर आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। केंद्र खुद कुछ नहीं कर सकता और राज्य उसी पर सहमत होंगे जो मूलभूत रूप से संघात्मक चरित्र के विरुद्ध नहीं होगा, उसी पर सहमत होंगे, अन्यथा सहमत ही नहीं होंगे। और जब सहमत नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन संभव नहीं, और जब परिवर्तन संभव नहीं तो फिर केंद्र उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर पाएगा। और जब संविधान का संशोधन हम लोग पढ़ेंगे तो यह भी देखेंगे कि कुछ ऐसा भी है जो संशोधन शब्द के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और कहा जाएगा ये मूल ढांचा है और इसका संशोधन कोई किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकता, ठीक है, यह भी देखा जाएगा। इसलिए जो संविधान की रक्षा करने की बात की जाती है, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं। संविधान की रक्षा की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं समर्थ है अपनी रक्षा करने में, तंत्र की रक्षा करने में, हम सबकी रक्षा करने में। उसे रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। जैसे भगवान को रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और वही संविधान क्या है, तो फिर वही बात आती है, आप इसे संविधान नहीं कह सकते, ये तो मिसप्रिंट भी हो सकता है। तो अगर ये मिसप्रिंट हो जाएगा तो क्या संविधान मिसप्रिंट हो जाएगा? फिर वही त्रिवेणी है, ठीक है। आप जानकार हो, आप संविधान को पढ़ते हो, आप पाठक हो, ये विषय वस्तु है, ठीक है, ये पढ़ने योग्य है। और संविधान हवा में है, वो दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव किया जा सकता है।
और इसी को विषय भी कहा जाता है, जो आईपीसी की भाषा में लिखा है। ठीक है ना। जब दस्तावेज को परिभाषित करते थे तो क्या कहते थे कि वो विषय है जिसे किसी लिखने योग्य पदार्थ पर उत्कीर्ण कर दिया गया है, इस प्रयोजन से कि जब उस विषय का साक्ष्य देने की आवश्यकता पड़े तो उस दस्तावेज को उस विषय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। इसका मतलब विषय अलग हो गया और विषय अदृश्य है। विषय कहां है? अदृश्य है। संविधान तो अदृश्य है, यह संविधान नहीं है। ठीक है ना। यह संविधान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह अशुद्ध भी हो सकता है कि संविधान इसके अशुद्ध होने से अशुद्ध नहीं हो जाएगा। तो इस त्रिवेणी को समझ लेना है। ठीक है ना, कि यहां सरस्वती हमेशा अदृश्य है, वो कभी भी दृश्य नहीं होती। और हमने कल भी कहा था कि यही शायद सिंबॉलिक रूप से कहा गया है कि गंगा है, यमुना है और सरस्वती अदृश्य हैं, क्योंकि सरस्वती अदृश्य रहेंगी ही। दृष्टा हो सकता है, दृश्य हो सकता है, लेकिन दर्शन ये तो अदृश्य ही रहेगा। दर्शन को थोड़े बताया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात हो सकता है, अज्ञात हो सकता है, लेकिन कुछ अज्ञेय है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। जानने वाला हो सकता है, जाना गया हो सकता है, ज्ञान ये तो अदृश्य रहेगा। ठीक है ना। और जो इसे समझ लेगा कि ज्ञान अदृश्य है, ठीक है, वो मुक्त हो जाएगा। शायद त्रिवेणी में स्नान करके व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इन प्रतीकों से यही कहने का प्रयास हुआ है। आप त्रिवेणी में फांदना शुरू हो गए, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, आप जाइए, लेकिन सिर्फ इतने से ही कुछ हो जाएगा ये बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि सिर्फ इतने से कुछ हो जाता है तो हमारे ऋषि मुनि क्या वो त्रिवेणी का रास्ता नहीं जानते थे कि उन्होंने हजारों साल तपस्या का मार्ग चुना? ठीक है, क्योंकि इस बात को अनुभव करने और इसको सुन लेने से काम नहीं चलेगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, और इस अनुभव को बनाने में बहुत समय लग जाता है, इसको अनुभव करने में बहुत समय लगता है, और उसी को तपश्चर्या कहा जाता है, उसी को तपस्या कहा जाता है। इस अनुभव को हासिल करने के लिए जो कुछ आप करते हैं वही तपस्या है। ठीक है ना। तो संविधान इसमें संशोधन करना होगा, और वो भी अगर केंद्र खुद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि केंद्र जब चाहे तब संशोधन करके रख दे और राज्यों के अधिकारों को मनमाने ढंग से परिवर्तित कर दे, यह संभव नहीं है। और यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। यहां जो संघात्मक चरित्र से संबंधित है उसमें केंद्र की मनमर्जी ये नहीं चलेगी, और जब ये नहीं चलेगी तो यहां भी केंद्र होंगे, यहां भी राज्य होंगे, लेकिन केंद्र और राज्य का जो अस्तित्व है वो एक समान स्रोत पर आधारित है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच एक समानता, ठीक है ना, एक समानता है। इसका मतलब संघात्मक चरित्र एक प्रक्रिया हो गया। ठीक है ना, एक प्रक्रिया बन गया। ऐसे ही संवाद या कन्वर्जेशन की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक ही प्रक्रिया कन्वर्जेशन की ऐसा भी नहीं, कन्वर्जेशन की अनेकों प्रक्रियाएं हैं। जब आप अपनी बात को तर्कों के माध्यम से स्थापित करते हो और बाकी लोग आपसे सहमत हो जाते हैं, तब यह कहा जाता है कि आपने एक वाद स्थापित किया, एक सिद्धांत दिया। और जब उसके विरोध में सामने वाले कोई विशिष्ट प्रकार का तर्क देते हैं तो वाद और विवाद होता है। वाद और विवाद ये भी ठीक है, आपका कन्वर्जेशन की प्रक्रिया ही है, बातचीत का हिस्सा ही है। भाषण, उसमें एक बोलता है, सब सुनते हैं। ठीक है, दूसरे प्रतिकार नहीं करते। संवाद, संवाद का अर्थ हुआ कि दोनों को बोलने का हक है। कुछ आपने कहा, हमने सुना, कुछ हमने अपने अनुभव आपसे कहे, और यहां समवाद है। दोनों बराबरी के स्तर पर हैं। वो अपने अनुभव
कह रहा है, आप अपने अनुभव कह रहे हो, ये संवाद है। ऐसे भाषण नहीं, संभाषण। आप भी कुछ कह सकते हो, ठीक है ना। तो बेहतर जो तरीके माने गए हैं कन्वर्जेशन के, वो संभाषण और संवाद माने गए हैं। और हम लोग संभाषण और संवाद के नाम पर वाद और विवाद करते हैं। जरा आप कभी व्हाट्सएप ग्रुपों को देख लीजिएगा, आप बोल भी नहीं पाएंगे तब तक दूसरा पट्ट से आपकी बात की खिलाफत शुरू कर देगा, क्योंकि आप भी तय किए बैठे हैं हमें क्या कहना है, उसे भी तय किए बैठा है क्या कहना है, उसे इससे कोई मतलब नहीं। आप क्या कह रहे हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, वो क्या कह रहा है। ना आपको अपना अनुभव बांटना है, ना उसे अपना अनुभव बांटना है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुपों में या संसद आदि में चलने वाली चर्चाओं का कोई अर्थ और मूल्य नहीं है, क्योंकि वे संवाद के नाम पर वाद और विवाद कर रहे हैं। कहे तो संवाद रहे हैं, लेकिन वाद और विवाद कर रहे हैं। संवाद जिनके बीच हुआ उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, और सिद्धांत पाठ्यपुस्तकों में है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, राज्य और केंद्र की व्यवस्था स्वयं संविधान के माध्यम से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं उस व्यवस्था को निर्मित कर रहा है, और किसी को यह इजाजत नहीं दे रहा कि वो स्वयं अपने को असाइन फील्ड का अतिक्रमण कर दे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पहले बहुत सारे देशों में अपनाया गया, और वहां यह देखा गया कि देश की रक्षा, मुद्रा, विदेशी संबंध, ये तो ऐसे विषय असंदिग्ध रूप से माने ही जा सकते हैं जो केंद्र की सरकार के पास होने चाहिए। और शेष जो क्षेत्र हैं उनमें बंटवारा हो सकता है, तो वो व्यवस्था हमने भी अपनाई। उसमें तो कोई ऐसी स्थिति निर्मित ही नहीं होनी चाहिए, उसको तो हम भी अपनाएंगे, क्योंकि वो होना ही चाहिए। प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध, ठीक है, और आपका मुद्रा, जो तीन विषय तो ऐसे हैं जो हर फेडरेशन में केंद्र के ही पास है, क्योंकि इनके बिना राष्ट्र का जीवन ठीक से नहीं चल सकता। लेकिन अन्य विषयों में बंटवारा हो सकता है। स्वास्थ्य, ठीक है, आपका शिक्षा, श्रमिकों से संबंधित प्रावधान, ठीक है, पर्यावरण, भूमि, ये बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिनमें बंटवारा किया जाए, और ये युक्ति संगत होगा। तो ये पूरे दुनिया में इन चीजों को अपनाया गया है। लेकिन वही बात, जहां शुरुआत होती है चीजों की, वहां चीजें उतनी अच्छी नहीं होती। जहां चीजें अपनाई जाती हैं वहां चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि जहां चीजों की शुरुआत होगी वहां हमेशा कमी होगी, क्योंकि शुरुआत करेगा कौन, आदमी, और आदमी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर हो सकता है, आदमी की क्षमता तो बहुत सीमित है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारे प्रयास से जो मिलेगा वो ईश्वर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम प्रयास करो और मिल जाए, तुम कुछ भी हो, कम से कम ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रयास ही कितना बड़ा हो सकता है। जरा ये तो सोचो, जब तुम्हारी क्षमता कुछ नहीं है तो तुम जब प्रयास करोगे तो प्रयास कितना करोगे, और उस प्रयास से भी जो हासिल हो जाए वो क्या वो ईश्वर होगा? कम से कम वो ईश्वर नहीं हो सकता। और इसीलिए तुम आरतियों में कहते हो, जो भगवान जी की आरती गाते हो, तो क्या कहते हो, मैं सेवक तुम स्वामी, ठीक है, कृपा करो धरता, ठीक है, जो भी कहते हो आप,
मेरे प्रयासों से नहीं मिल सकते हो। हम कुछ करें और तुम मिल जाओ, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए हम सेवक हैं, तुम स्वामी हो। हम मूर्ख हैं, तुम ज्ञानी हो, ठीक है ना। इसीलिए कहते ना कि आरती ये आर्त मन की पुकार है, ये कोई मांग नहीं है, ये कोई दावा नहीं है, क्योंकि मांग और दावा तो हो ही नहीं सकते। मांग और दावा कहां से हो जाएंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रयास वो भी मेरा। इसीलिए आपको जो भक्त हैं वो कभी दुखी नहीं मिलेंगे, वो हमेशा सुखी मिलेंगे, क्योंकि उनका कोई दावा ही नहीं, वो ये कहते ही नहीं कि हमने कोई प्रयास भी किया है। जब हमने कोई प्रयास ही नहीं किया तो जो मिल गया वही कृपा है। और अगर आपके मन में यह है कि हमने प्रयास किया, फिर जो मिलेगा वो कम लगेगा। इसलिए आपको ज्ञानी और जानकार दुखी मिलेंगे, ठीक है। भक्त जो हैं वो सुखी मिलेंगे, और ज्ञानी और जो जानकार हैं वो कहते क्या मिलेंगे, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। ये वो अहंकारी लोग हैं, वो भक्तों का मजाक बनाते मिलेंगे कि साहब वो तो अंध भक्त हैं, ठीक है। भक्ति अंधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो विश्वास से नहीं, ठीक है, वो जानकारी से पैदा होती है। हमें ये पता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, इसलिए वो आरती में कह रहा है कि मैं मूर्ख तुम ज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी, ठीक है। और कृपा मांग रहा है, ये समझना ही होगा, ठीक है ना। तो आपका वहां जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो चीजों को अडॉप्ट किया है उनमें एक स्पष्ट बंटवारा देखा गया है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं वो केंद्र के ही पास रहनी चाहिए, लेकिन जो रीजनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं वो राज्यों के पास जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आई है कि जहां चीजें शुरू हुई वहां शुरुआत हुई है और आदमी के प्रयास सीमित थे, इसलिए उस शुरुआतों में कमियां दृष्टिगोचर हुई। चीजें जहां एडॉप्ट हुई वहां प्यूरिफाइड हुई, रिफाइंड हुई, क्योंकि कमियां फिर भी छूटी, क्योंकि समय के साथ कमियां लगातार आती हैं, इसलिए संशोधन की व्यवस्था करनी पड़ती है। समय के साथ जो कुछ आप जितना भी परफेक्ट कर लो, लेकिन ईश्वर ही परफेक्ट हो सकता है, आप नहीं हो सकते। कितना भी परफेक्शन के साथ कोई काम करो, गलती निकलती है, कमी निकलती है, लेकिन जहां शुरुआत हुई वहां ज्यादा, और जहां अडॉप्ट की जाती है वहां धीमे धीमे व्यवस्था रिफाइंड होने लगती है। तो जब हमने अपने संघात्मक संविधान को बनाया तो हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, जहां देशों के विस्तृत क्षेत्रफल को देखते हुए विकास संबंधी जरूरतों के लिए एक संविधान के आधार पर संघात्मक व्यवस्था निर्मित की गई है, तो हमने भी अपने क्षेत्रफल को दृष्टिगोचर, ठीक है, दृष्टि में रखते हुए उस व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया और वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि वो बेस्ट हो सकता था हमारी जरूरत के मुताबिक। इसलिए नहीं कि सिक्का उछाल लिया हमने। एलएलबी में हमें बड़ी दिक्कत हुई है, बहुत समस्या हुई, क्योंकि हमें ये कभी समझ ही नहीं आया कि आखिर जब संघात्मक संविधान बनाया काहे, और हमारी अपनी विशेषता रही, हम किसी भी चीज को मान नहीं पाए आज तक, ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई कि अडॉप्ट कर लिया तो कर लिया, ये कौन सी बात हुई, अडॉप्ट कर लिया तो कर लिया। संघात्मक संविधान, ये कोई कारण होगा ना जिस वजह से हमने अपनाया होगा। तो जरूरत हमारी थी और हमने अपने ही समान बड़े क्षेत्रफल के देशों को देखा और हमने उस संविधान को अपनाया, लेकिन जैसा वो था ठीक वैसा ही नहीं अपनाया।
हमने कुछ सोचा भी, कुछ समझा भी। आखिर प्रतिरक्षा, मुद्रा, विदेशी संबंध या इनके अलावा भी कुछ ऐसे विषय क्यों मान लिए गए कि केंद्र के ही पास होने चाहिए, उसमें राज्यों को हस्तक्षेप का हक नहीं होना चाहिए? इसलिए ताकि एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर एक मजबूत सरकार प्रतिनिधित्व कर पाए। और जब हमने अपने इतिहास को देखा, वो कहते ना, हमने अपने माजी को देखा, तो हमने ये पाया है कि जब जब भारत में मजबूत केंद्र का अभाव हुआ है, तब तब भारत गुलाम हुआ। इसलिए भी हमने केंद्र को मजबूती देने का प्रयास किया। एक तो वहां का अनुभव, और वहां भी देखा कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये शुरू हुए, तो एक मजबूत केंद्र की जरूरत पड़ी। और ऐसे विषय जो राज्यों के पास थे, उनको भी केंद्र को अपने हाथों में लेना पड़ा। जब व्यापार राज्य के पास है, लैंड ऑर्डर राज्य के पास है। अब वार शुरू हो गई। तुम कह रहे हो कि जो रक्षा उत्पादन की सामग्रियां, ठीक है, रक्षा सामग्रियां उत्पादित करने वाली यूनिट्स हैं, वो हमारे राज्य में है, और हम तो साहब इतने % टैरिफ लेंगे, इतने % जीएसटी लेंगे, तभी साहब जो है निकल पाएगा। अब इसी समय चाहिए हथियार। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये करें और वो करें, इसका समय नहीं है। केंद्र जबरदस्ती करो, कैसे नहीं, तब ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस समय तो अस्तित्व का सवाल है, ठीक है। तो केंद्र को राज्यों के स्फेयर में हस्तक्षेप करना पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट संबंधित देशों के जो थे, उन्हें केंद्र के हस्तक्षेप को अपनी निर्वचन की शक्ति के माध्यम से उचित ठहराना पड़ा है। जैसे अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में केंद्र ने ऐसे बहुत से अधिनियम बनाए जो पीस टाइम में वो बना ही नहीं सकते थे। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जब राज्यों ने उस चीज को चैलेंज किया कि ये सब कर ही नहीं सकते थे, ये इन्होंने जो कुछ किया गलत किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अमेरिका की प्रतिरक्षा ये इनके पास है, और चूंकि प्रतिरक्षा के लिए फिर जो कुछ जरूरी है वो सब करने का हक इन्हें आ गया। हम ये कहें कि इस मकान की सुरक्षा आपके पास है, तो फिर इस मकान की सुरक्षा के नाते आपको जो कुछ जरूरी लगेगा वो करने का हक भी हमने आपको दिया है, ऐसा मानना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने ठीक किया। तो जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ठीक ठहराई, हमारे यहां उन बातों को देख लिया, क्योंकि हमने अपनाई वो व्यवस्था, उन्होंने शुरुआत की। तो वहां जो कमियां दृष्टिगोचर हुई, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए उनके जो रक्षोपाय, सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते थे, वो हमने अपने संविधान में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया। और हमने क्या किया, जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हो सकते हैं, उन्हें सूची 1 के माध्यम से पहले ही दे दिया। किसको? केंद्र को। जो क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे हो सकते थे, वो हमने दे दिए राज्य को। लेकिन जो क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उनमें भी जो कुछ राष्ट्रीय महत्व का हो सकता था, उसे स्पेसिफिक एंट्री के माध्यम से, जनरल एंट्री से अलग करके केंद्र को दे दिया। जो शिक्षा, ठीक है, नो डाउट, जो क्षेत्रीय सरकार है वो शिक्षा की व्यवस्था अधिक अच्छे ढंग से कर सकती है, क्योंकि शिक्षा, इसके लिए माध्यम निश्चित करना होगा, क्योंकि माध्यम, इसी से तो आप विषय तक पहुंचेंगे। निर्वात में आपकी बात कोई नहीं सुन सकता, क्यों? माध्यम नहीं है। यहां आप हमें सुन पा रहे हो, क्यों? माध्यम मौजूद है। माध्यम क्या है? हवा, उससे ध्वनि आप तक पहुंच रही है, ठीक है। और उस माध्यम को ही मीडिया कहा जाता है।
सरकार और जनता इसके बीच जो माध्यम के रूप में काम करता है, अर्थात जनता की भावना सरकार तक पहुंचाने का जो काम करता है, उसे ही मीडिया कहा जाता है। मीडिया का मतलब पत्रकार नहीं होता। पत्रकार का जो वर्ड है उसके लिए वो तो जर्नलिस्ट है। मीडिया थोड़े कहा जाता है। मीडिया का मतलब है माध्यम, जिस माध्यम से होकर चीजें गुजरती हैं, उसी को कहते हैं। तो हमें मीडिया चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये ठीक है कि शिक्षा माध्यम में दी जा सकती है, और माध्यम क्या, भाषा। किस क्षेत्र के में किस भाषा में शिक्षा दी जाए, ये क्षेत्रीय सरकार से बेहतर कोई निर्धारित नहीं कर सकता। आप महाऊ महेश में वहां अंग्रेजी में शिक्षा देना शुरू कर दो, क्या अर्थ है उस शिक्षा का? पहले तो अंग्रेजी सिखानी होगी। ये ठीक है, वो ग्लोबल लैंग्वेज होगी और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध ज्ञान को उसी के माध्यम से सीखा जा सकता है, किंतु अंग्रेजी तो आए, पहले वो तो सिखाओ। तो ये तो जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो ज्यादा अच्छा फैसला शिक्षा के संबंध में कर सकती है, लेकिन शिक्षा में एक गुणवत्ता भी है, जैसे समझ, उसका एक फैलाव भी है और समझ में एक गहराई भी है। कहां हमें फैलाव चाहिए, कहां हमें गहराई चाहिए, इसका भी विवेक संबंधित प्राधिकारियों में होना चाहिए। तो शिक्षा, ठीक है, क्षेत्रीय सरकारें इस संबंध में बेहतर निर्णय कर सकती हैं, लेकिन यह भी तय है कि क्षेत्रीय सरकारें अपने अपने गांवों में नाम इसलिए नहीं लेंगे, लोगों को यह लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन लगने से होता कुछ नहीं। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, ठीक है। लेकिन लोग तो मूर्ख ही किस्म के होते हैं। मालूम पड़ा मुख्यमंत्री के गांव में कॉलेज खुलकर डिग्रियां बांटी भी जा सकती हैं, यह भी हो सकता है। और अगर डिग्रियां बटी तो बस वो कागज के डॉक्टर होंगे, कागज के इंजीनियर होंगे, ना वो पुल बना सकेंगे, ना किसी का इलाज कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, और वैश्विक स्तर पर नाक कटाने का माध्यम बनेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रीय सरकारों के हवाले पूर्णतः शिक्षा को छोड़ देना ये ठीक नहीं होगा। तो शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। तो शिक्षा जनरल एंट्री के रूप में राज्यों को मिल सकती है, लेकिन उसमें से स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन केंद्र के पास चली जाएगी। ये हमने अनुभव लिए हैं अन्य जगहों से। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ विषय हो सकते हैं जो प्रारंभिक स्तर पर कैसे क्षेत्रीय महत्व के हों, लेकिन उनकी प्रकृति ऐसी हो कि किसी भी क्षण वे राष्ट्रीय महत्व के बन जाएंगे, किसी भी क्षण, ठीक है ना। पर्यावरण क्षेत्रीय महत्व का विषय हो सकता है। जल जंगल जमीन, इसकी रक्षा बेहतर ढंग से कैसे होगी, क्षेत्रीय स्तर पर सोचा जा सकता है। जल जंगल जमीन सुरक्षित, संरक्षित और परिवर्धित कैसे हो, ये इसके संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर जितनी अच्छी योजना बन सकती है उतनी केंद्रीय स्तर पर नहीं बन सकती। लेकिन फिर वही बात है, आदमी इतना नीच व्यक्ति है, आदमी ईश्वर की सर्वोत्तम रचना भी है, और आदमी अपने कर्मों से निकृष्टतम रचना ईश्वर की, यह भी स्वयं को सिद्ध कर सकता है। और ये दोनों जो सुविधाएं हैं ये आदमी को ही दी गई हैं। हम पहले भी कहा, कई बार कहा है कि कुत्ता पहले दिन जितना कुत्ता पैदा होता है, मरते समय भी उतना ही कुत्ता रहता है। उसकी कुत्ताई में न तो कोई घटोत्तरी होती है, न उसमें कोई बढ़ोतरी होती है। ये आदमी ही है जिसे पैदा होते समय जितनी आदमियत दी गई है उससे बहुत ज्यादा आदमियत ये मरते समय तक हासिल कर सकता है, और जितनी आदमियत ये लेकर आया है उससे भी बहुत निचले स्तर की आदमियत ये मरते समय, ठीक है, धारण कर सकता है। दोनों सुविधाएं जिसके पास हैं वो ईश्वर की एकमात्र कृति ये आदमी ही है।
तो जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनमें बैठे हुए अधिकारी वो भी तो आदमी हैं, उनके प्रभावशाली लोग जंगलों से लकड़ियां काट काट कर अपने घरों के किवाड़े ना बनवा लें, बन रहे हैं। दुधवा नासी हो गया क्योंकि वो सागौन का जंगल था और सागौन इमारती लकड़ी है और बहुत महंगी है, इसलिए काट ही डाला है। ठीक है, आप बताते शेर हमारे गांव में आ गया, गांव में शेर आया है या तुमने गांव शेर के घर में बसाया है? उल्टा कर लिया है। जंगल की जमीन जोत ली है, खेती करना है उसमें, और बताते हैं शेर खेत में आया है, खेत जंगल में बनाया है। शेर नहीं आया है तुम्हारे घर, तुम गए हो शेर के घर। ठीक है, तो ये विषय कभी भी राष्ट्रीय महत्व के हो जाएंगे, पर्यावरण। इसलिए इनको कॉन्क्यूरेंट लिस्ट एक और बनाई, एक और चीज बना दी कि कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। उसमें हमने ऐसे विषयों को रखा जो प्रारंभिक तौर पर क्षेत्रीय महत्व के हैं, लेकिन कभी भी जिनका महत्व राष्ट्रीय हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इस सूची में ऐसे विषयों को भी रखा है जिन विषयों में क्षेत्रीय लोकल एडजस्टमेंट ये भी चाहिए और एक राष्ट्रीय एकरूपता ये भी चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना, आईपीसी या वर्तमान में बीएनएस, पर्सनल लॉज। आप देखते हैं, बताते हैं यूसीसी लागू हो गई उत्तराखंड में, कैसे लागू हो गई? इसका मतलब यह हुआ कि पर्सनल लॉज समवर्ती सूची का विषय है, वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सोचना चाहिए विषयों पर। हो कैसे गया? राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई यूसीसी बनी नहीं, तो फिर उत्तराखंड में कैसे लागू हो गई या गुजरात में कैसे लागू होने वाली है? तो पर्सनल लॉज ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तो जो पिनल लॉज है, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीपीसी हो और चाहे सीआरपीसी हो, आईपीसी कुछ नहीं है, यह वर्तमान में बीएनएस कुछ नहीं है। विभिन्न विषयों पर जिन कृत्यों को अपराध मान लिया जाना चाहिए, विभिन्न विषयों पर, विवाह के विषय पर, मानव शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के संबंध में, ठीक है, भारत की एकता और अखंडता के संबंध में, विभिन्न विषयों पर जिन कृत्यों को या जिन लोपों को दांडिक मान लिया जाना चाहिए, आपराधिक मान लिया जाना चाहिए, उनका संग्रह, इसी का नाम आईपीसी है, उनका संग्रह, इसी का नाम बीएनएस है। लेकिन जिन विषयों के संबंध में वहां अपराधों का सृजन हुआ है, उन्हें परिवर्तित स्वरूप में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लागू करने की जरूरत यह भी हो सकती है, इसलिए उनको कहा रखा कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में। लेकिन कोई इस प्रकार क्षेत्र उनको परिवर्तित न कर दे कि संपूर्ण राष्ट्र एक यूनिट के तौर पर दिखाई देना बंद हो जाए, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा ताकि केंद्र का हस्तक्षेप बना रहे। और आगे हम लोग देखेंगे इस समवर्ती सूची के जितने विषय हैं उन पर दोनों को अधिकारिता रहेगी, केंद्र और राज्य को, लेकिन केंद्र अभिभावी होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक मजबूत केंद्र होना चाहिए। तो हमने एक अद्भुत समन्वय बिठाया है। ठीक है, हमने विकास की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संघात्मक संविधान बनाया, लेकिन अपनी ऐतिहासिक जरूरत के मद्देनजर उस संघात्मक संविधान में नॉर्मल डेज में संघात्मक किंतु आपातिक दशाओं में एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाने की अद्भुत क्षमता ये निर्मित की। और वो हम ही ने नहीं की, दुनिया में जितने संघात्मक संविधान है सबने की है। सबने क्योंकि प्रारंभिक तौर पर उन चीजों की शुरुआत की थी, तो निर्वचन से वहां वो चीजें आई हैं। और हमने क्योंकि निर्मित किया, हमने जिस समय निर्माण किया उस समय हमारा अनुभव इस सब के संबंध में था, तो हमने वो सब निर्मित किया।
आप देखेंगे कि यहां स्वयं संविधान ने अनुच्छेद 1 में कहा कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, केंद्र ने नहीं कहा कि भारत में राज्य होंगे। ये घोषणा केंद्र की नहीं है, ये संविधान की है, अनुच्छेद 1, कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत रहेगा, उसमें राज्य रहेंगे, क्योंकि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ भारत है, ये नहीं कहा। राज्यों का संघ भारत है, अलग बात हो गई, और भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब भारत तो होगा और उसमें राज्य होंगे, और राज्यों का संघ भारत होगा, मीनिंग देयर बाय राज्य होंगे प्राइमरली। वे जब मिल जाएंगे तो भारत बन जाएगा ना, ये कल्पना नहीं है। इसलिए ये जो बेवकूफ टाइप के लोग ये कहते हैं कि सारे राज्य अलग हो जाएं, राज्य अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत राज्यों का संघ होगा। हमने कहा ना, प्रोनाउंसिएशन इसकी अपनी एक कला है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ तो अर्थ गड़बड़ा जाएगा। आप कहते हैं शब्द गड़बड़ हुआ, अरे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ तो अर्थ बिगड़ जाएगा। भारत राज्यों का संघ होगा, और इसी समझ को विकसित करना है। इसी समझ के साथ जब बेयर पढ़ा जाता है तब वो परिणाम देता है, अन्यथा बस पढ़ते ही चले जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। भारत राज्यों का संघ होगा तो भारत तो हमेशा रहेगा, उसमें राज्य होंगे। राज्यों से मिलकर भारत नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये घोषणा स्वयं संविधान की है, और फिर संविधान ने बंटवारा किया है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें अपवादिक दशाओं में, आपातिक दशाओं में केंद्र, ठीक है, केंद्र एक केंद्र अभिमुख, केंद्र की तरफ उन्मुख इमरजेंसी प्रोविजन ये जरूर शामिल किए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत का जो संघात्मक चरित्र है ये अक्षुण्ण है। कारण ये है कि ये संघात्मक चरित्र स्वयं संविधान निश्चित कर रहा है, आपका केंद्र निश्चित नहीं कर रहा। इसलिए इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि भारत का संविधान संघात्मक है। लेकिन एक विशेषता भारत के संविधान की और है कि ये संघात्मक संविधान कैसा है, कोऑपरेटिव है। संघात्मक संविधान जरूर है, लेकिन हमने जो फेडरलिज्म स्थापित किया है वो कैसा, सहयोगी, सहकारी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अन्य जगह की, अन्य संघों की तरह प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है। और ये कोऑपरेटिव कैसे, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।